हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पे आपका बहुत-बहुत भरपूर स्वागत है। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स को ही देखेंगे, यानी डेली करंट अफेयर्स को ही आज हम लोग देखने वाले हैं और इस डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 1 तारीख से लेके 4 तारीख यानी कि 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल का जो भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सारा करंट अफेयर्स हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर्स का जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत-बहुत जो है बहुत बेनिफिट देगा। यानी कि इस टाइप का करंट अफेयर्स आपको एग्जाम के लिहाज से बहुत-बहुत बेनिफिट देने वाला है। और करंट अफेयर्स अभी जो बीपीएससी एईडीओ का जो एग्जाम होने वाला है अब शुरू हो जाएगा, यानी कि उनमें बहुत ही बेनिफिट इसका करंट अफेयर्स का भी आने वाला है। यानी कि बीपीएससी के भी एग्जाम में एसएससी, रेलवे दरोगा, बिहार दरोगा, कहने का मतलब कोई भी टाइप का जो किसी भी राज्य का दरोगा होता है, एसआई होता है, इस सब में जो है आपका करंट अफेयर्स का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा आपका बिहार एसएससी जो इंटर में जो फॉर्म भरे हैं, जो ग्रेजुएशन के लिए भरे हैं, उन सभी को ये करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। यानी कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सभी एग्जाम को ध्यान में देखते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल का जो 2026 का सारा इम्पोर्टेंट स्पेशल इम्पोर्टेंट में भी स्पेशल वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, इसमें सारा क्रीम क्वेश्चन आपको रहेगा जो कि सभी टाइप के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। आप लोगों को ही मेहनत करना है, एकदम जी तोड़ मेहनत करना है और हम भी लगे हुए हैं आप लोगों को मेहनत करवाने में। यानी कि मेहनत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स का पोर्शन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मतलब कोई भी हो, फिजिक्स हो। फिजिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है रेलवे में, खास करके एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसको भी हम लोग करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है और डेली जो है हम लोग अब फिजिक्स का भी क्लास देखेंगे, ऑफलाइन क्लास भी हम लोग देखेंगे। यानी कि ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो रहा है फिजिक्स का और ऑफलाइन जो है हिस्ट्री का भी क्लास शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी लोग जो हैं क्लास में जरूर आएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल यानी 2026 में जो अप्रैल का स्टार्टिंग है, 1 से 4 अप्रैल का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग आज देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत स्पेशल है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 51वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में आरबीआई का 51वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम को लिहाज से देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। यानी कि इसका जो स्थापना, इनका जो स्थापना हुआ था आरबीआई का, इसे भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। आरबीआई का मतलब है कि ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसको डायरेक्ट जो है ग्राहक से कोई मतलब नहीं रहता, ये बैंकों पे नियंत्रण रखती है। वो मतलब कहने का मतलब सभी बैंकों पे जो नियंत्रण कंट्रोल करती है वो आरबीआई करती है, इसलिए इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हिल्टन एंड यंग आयोग समिति के सिफारिश पर अधिनियम तो 1934 था। अधिनियम अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1934 यानी 1934 अधिनियम के अनुसार आरबीआई का स्थापना किया गया है। लेकिन अगर स्थापना बोला जाए तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। यानी इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना वर्ष मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी आ सकता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, यानी कि सरकार अपने अंडर में ले लिए थे आरबीआई को 1 अब जनवरी 1949 ईस्वी को। अगर पूछा जाए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, बहुत सारा क्वेश्चन उठता है आरबीआई से रिलेटेड, क्योंकि इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं, इसीलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे आपको। तो आरबीआई का अगर बोला जाए कि पहले गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे आरबीआई के पहले गवर्नर। अगर पूछा जाए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर हो जाएंगे सीडी देशमुख। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हैं अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, अगर ये पूछा जाए तो वो संजय मल्होत्रा है। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये 26वें जो हैं गवर्नर हैं, आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? शक्तिकांत दास का। इससे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था शक्तिकांत दास, वो 25वें थे। और 24वां कौन था? तो ये भी पूछा जाता है, क्योंकि 24वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के समय में जो है डीमोनेटाइजेशन हुआ था देश भर में। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था। 500 और 1000 रुपया के नोट बदले गए थे। तो आरबीआई के जो उस समय डीमोनेटाइजेशन करने के समय 2016 में जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे उस समय थे उर्जित पटेल। जब 500 और 1000 रुपया का जो नोट बदला गया था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वहां के यहाँ के जो गवर्नर थे उस टाइम वो उर्जित पटेल थे। उन्हीं के टाइम में ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है, रुपये का विमुद्रीकरण हुआ था। तो कहने का मतलब है कि आरबीआई के अभी जो वर्तमान गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, वो 26वें अभी बने हैं। 25वें शक्तिकांत दास थे। इनके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी आरबीआई में होते हैं। तो आज हम लोग बहुत कुछ क्वेश्चन पहला क्वेश्चन से ही देख लिए कि आरबीआई का 51वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो ये 1 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि इनका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ये क्वेश्चन आता है प्रत्येक एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हाल ही में किस देश ने कारीबा कारीबा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अभी देश विश्व के कौन से देश ने कारीबा बांध जो है उनके पास 500 मेगावाट बिजली जो है वो सोलर परियोजना को शुरू किया। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, फ्लोट मतलब तैरते हुए सोलर सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू किया है। तो ये किस देश ने अभी किया है? जिम्बाब्वे ने। क्यों किया है? आखिर किया क्या है? वहां पे हुआ क्या है जो कि ऐसा चीज करना पड़ा? तो वहां पे क्या हुआ है उसको देखते हैं हम लोग। जिम्बाब्वे की राजधानी पहले देखते हैं। राजधानी जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है वो है जिम्बावन। जिम्बाब्वे का जो मुद्रा है वहां पे है गोल्ड, जिम्बाब्वे वाला गोल्ड, वहां का गोल्ड चलता है। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? इमरसन मंगावा, यानी कि इमरसन मंगागुआ। तो वहां के राष्ट्रपति हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 500 मेगावाट जो सोलर परियोजना, फ्लोटिंग सोलर परियोजना का जो उद्घाटन, मतलब कहने का मतलब शुरुआत किया गया है, ये क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जिम्बाब्वे में अभी जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पानी का जो स्तर है वहां नीचे जा रहा है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जलवायु परिवर्तन होने के कारण पानी का स्तर वहां पे नीचे जा रहा है। इसी कारण से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, जिससे बिजली के उत्पादन में कमी आ रही है। बिजली के उत्पादन करने में कमी आ रही है। इसीलिए उसका दूसरा ऑप्शन वहां ढूंढा जा रहा है और ढूंढा भी गया है कि वहां पे जो है 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है जिम्बाब्वे में। कहा किया गया है? जिम्बाब्वे में। तो जिम्बाब्वे की मुद्रा है गोल्ड, राष्ट्रपति इमरसन मंगागुआ और राजधानी है हरारे। अब हम लोग जानते हैं कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में उठता है। आता क्या है? आता ही रहता है, मतलब आते ही रहता है क्वेश्चन कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है।
तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम है दक्षिण रोडेशिया। इन्हें पहले दक्षिण रोडेशिया कहा जाता था और जाम्बिया को कहा जाता था उत्तरी रोडेशिया। जाम्बिया का पुराना नाम है उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे का पुराना नाम है दक्षिणी रोडेशिया यानी दक्षिण रोडेशिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आता है कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम और जाम्बिया का पुराना नाम, जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिण रोडेशिया और जिम्बाब्वे का जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे का पुराना नाम होता है दक्षिण रोडेशिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में बृहन मुंबई या जिसको बीएमसी बोलते हैं, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी का मतलब हो गया मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंबई के जो है बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अभी कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बनी है अश्वनी भीरे। इनका नाम है अश्वनी भीरे, यानी कि मुंबई की पहली बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली कमिश्नर बनी है अश्वनी भीरे और ये पहली महिला कमिश्नर है। और इसके बारे में अगर मुंबई का बात करते हैं तो मुंबई के जो है वो कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस हैं और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? अभी नए बने हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन बने हैं? जिष्णुदेव वर्मा बने हैं। ये 22वें राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के और जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। नया अभी नया नियुक्ति हुआ है सब जगह। तो अभी तक थे आचार्य देवव्रत, कार्यभार संभाल रहे थे, जो गुजरात के भी राज्यपाल हैं, वही जो है महाराष्ट्र के कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन अब इनको अपना राज्यपाल मिल गया है जिष्णुदेव वर्मा, ये 22वें राज्यपाल हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग महाराष्ट्र के जो राजधानी है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं और दूसरा अभी वर्तमान में बनी है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार जो है महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम हैं जो अजीत पवार की वाइफ हैं और अजीत पवार का दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गया विमान दुर्घटना से और उनके बाद सुनेत्रा पवार बनी है वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। यानी एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार दोनों डिप्टी सीएम हैं और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर बीजेपी से हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर मतलब 20 शहर को चुना गया है जो अपशिष्ट मुक्त हो, स्वच्छ हो, गंदा कम हो। तो इस पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये इनका नाम है वर्कला। वर्कला जगह का नाम है, शहर का वर्कला है, नगर पालिका है यहाँ पे। तो नगर पालिका है वर्कला नगर पालिका और यही शहर जो है 20 शहर के सूची में यूनाइटेड नेशन के जुड़े हैं। और वर्कला शहर जो है किस राज्य में है? तो ये है केरल में। वर्कला शहर जो है केरल राज्य में है और केरल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो केरल के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि केरल थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। थोरियम मोनोजाइट जो है इनका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। केरल के बारे में और भी चीज जानते हैं कि इन्हें हम लोग साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा केरल। तो केरल को जानते हैं साइलेंट वैली के नाम से भी। और ये भी जानते हैं कि अभी केरल में चुनाव हो रहा है, वर्तमान समय में केरल में अभी चुनाव हो रहा है। तो ये सारा चीज हम लोग जानते हैं। तो केरल के जो अभी जो मुख्यमंत्री हैं, अब चुनाव के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो वर्तमान में इनके मुख्यमंत्री हैं, अंतरिम मुख्यमंत्री जिसको बोल सकते हैं पी विजयन है, पिनारई विजयन है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन हैं
और यहाँ के जो राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर हैं, जो कि बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और यहाँ के भी राज्यपाल अभी वर्तमान समय में हैं। उनका नाम है राजेंद्र आर्लेकर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केरल में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन उठेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में, यानी कि पहली, विश्व की पहली डिजिटल जो जनगणना होगी वो भारत में होने वाली है और इनका जो शुभारंभ होगा ये जो है 2027 में, कहने का मतलब है कि 2027 का जनगणना कहलाएगा। होना था इनको कब? 2011 में पिछला बार हुआ था, तो इनको होना था 10 साल बाद यानी 2021 में, लेकिन कोरोना जो बीच में आ गया तो उसके लिए इनको रोक दिया गया था, जनगणना को रोक दिया गया था। अब 2027 में जनगणना होगा और 2027 में जो जनगणना होगा तो इसमें अम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया, ये भी आता है क्वेश्चन। सुदर्शन पटनायक को इनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। 2027 के जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। तो हम लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू कौन करेगा? डिजिटल जनगणना शुरू करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। और भारत के बारे में अभी हम लोग बहुत सारा न्यूज जानते हैं। मखाना के उत्पादन में भारत नंबर 1 है। दूसरा जो हम लोग जानते हैं, दूध के उत्पादन में नंबर 1 है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। और चावल के भी उत्पादन में भारत नंबर 1 हो गया है। चीन को पीछे छोड़ के भारत नंबर 1 पे चला गया है। और नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग, भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी रैंक है फरवरी 26 के अनुसार भारत का जो रैंक है वो 75वां है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुधार आ रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, भारत के रैंकिंग में बराबर सुधार आ रहा है। और इनके बारे में अगर जानते हैं तो प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है उनमें भारत का रैंक थोड़ा सा चिंताजनक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है। 151 है भारत का रैंक प्रेस स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस को अभी भी स्वतंत्र सही ढंग से भारत नहीं कर रहे हैं, यानी प्रेस मीडिया को स्वतंत्रता अभी भी नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब है इनको जो चौथा खंभा बोला जाता है, लोकतंत्र का चौथा खंभा किसको माना जाता है? प्रेस मीडिया को। और इनको जो है स्वतंत्रता सूचकांक में अभी भी इनका रैंक 151 है, जो कि चिंताजनक है। और रैंक में जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उनमें सबसे टॉप पे नॉर्वे है, बाकी सब तो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसका एक और चीज, अभी साक्षरता दर भी बढ़ा है, जनगणना में अभी पता चलेगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में भारत की साक्षरता दर है वो 80 पॉइंट यानी कि 80.9% है, यानी कि 80.9% है भारत की साक्षरता दर अभी वर्तमान में। लेकिन 11 के अनुसार अगर बोले, 2011 के अनुसार तो 73, लगभग 73% जो है साक्षरता दर भारत की थी। तो नेक्स्ट आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एनर्जी स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सा राज्य जो है, कौन सा राज्य भारत का प्रथम स्थान पर रहा? तो ये अभी वर्तमान में राजस्थान को पहला स्थान मिला है नवीकरणीय ऊर्जा में, जो है टॉप पे रहे राजस्थान। और राजस्थान के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं हरिबाऊ किशोर राव बागरे। कौन है? हरिबाऊ किशोर राव बागरे। और राजस्थान के बारे में हम लोग जानते हैं कि राजस्थान जो है, इनका जो एक जगह है खैत्री, वो तांबा उत्पादन के लिए विश्व भारत में प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा तांबा का खदान अगर कहीं प्रसिद्ध है तो वो खैत्री है। और खैत्री जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा।
अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में IMF वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो मेजबानी 2026 में होगा, ये कौन सा देश करने वाला है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2026 का जो IMF और वर्ल्ड बैंक की 2026 में बैठक होगी, होने वाली है, तो उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है थाईलैंड। तो ये थाईलैंड करेगी। यानी कि 2026 में IMF और जो है वर्ल्ड बैंक, दोनों को जुड़वा पहन कहा जाता है और इनका जो मेजबानी जो बैठक होगा दोनों का, IMF और वर्ल्ड बैंक का, ये कहाँ होगा? थाईलैंड में होने वाला है। अब हम लोग थाईलैंड के बारे में जान ही गए हैं, तो थाईलैंड के बारे में जानते हैं कि इनकी राजधानी कहाँ है। तो इनकी राजधानी है बैंकॉक। इनकी राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है बाहत, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, अनुतिन चार बिराकुल। अनुतिन चार बिराकुल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चार बिराकुल, और इनकी मुद्रा है बाहत। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, तो ये थाईलैंड की मुद्रा आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है और म्यांमार की मुद्रा कयात है। तो इन दोनों में ज्यादा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम के टाइम में, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। यानी कि करंट अफेयर्स में तो उठेगा ही उठेगा क्वेश्चन, और बाकी जो ट्रेडिशनल जो जीके जीएस होता है उसमें भी आपको करंट अफेयर्स जो मुद्रा आता है, थाईलैंड की मुद्रा, म्यांमार की मुद्रा, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, ये सब जो क्वेश्चन आता है, मुद्रा, देश, राजधानी और मुद्रा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एक क्वेश्चन आपको उठेगा एग्जाम में। तो इनकी मुद्रा है बाहत। और एक एक्सरसाइज होता है भारत के साथ इनका, थाईलैंड का जो एक्सरसाइज होता है, सैन्य अभ्यास होता है, वो भारत के साथ होता है। उनका नाम दिया जाता है मैत्री एक्सरसाइज। उनको कहा जाता है मैत्री एक्सरसाइज। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए किस राज्य ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई स्पीड जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है, दूर दराज इलाका जहां पे सुविधा कम है, पहुंचने का बहुत ही दुविधा होता है, मतलब पहुंचना आसान नहीं है, इंटरनेट के स्पीड को बढ़ाने के लिए मेघालय सरकार ने अभी हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। यानी कि दूर दराज इलाका जहां पे इंटरनेट आसानी से नहीं पहुंच पाता है, वहां पे स्टारलिंक जो है इंटरनेट को पहुंचाने में मदद करेगा। यानी कि स्टारलिंक इंडिया के साथ मेघालय ने समझौता अभी हाल ही में किया है। और मेघालय का जब राजधानी आते हैं, तो मेघालय का राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय को जो है मेघों का घर भी कहा जाता है, मेघों का, यानी कि सर्वाधिक जो बारिश जो वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा वो मेघालय में ही होता है। वहां पे अभी पहले तो चेरापूंजी में हुआ करता था, लेकिन वहीं पे एक जगह है मासिनराम, जहां पे अभी जो सर्वाधिक वर्षा वाला जगह है भारत में। तो मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है भारत में। पहले ये चेरापूंजी में हुआ करता, दोनों मेघालय में ही है, लेकिन मासिनराम में अब ज्यादा होता है वर्षा। अब देखते हैं, मेघालय का राजधानी शिलोंग है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है कॉनराड संगमा हैं, और राज्यपाल है CH विजय शंकर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है CH विजय शंकर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कॉनराड संगमा, और यहाँ के जो राजधानी है वो है शिलोंग, और इनको मेघों का घर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे इलाका में सांप वगैरह के लिए फेमस है, वहां पे तो सांप को खाया भी जाता है, उस सब देश में सांप को खाया जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर सांप पकड़ने वाला देश, सांप पांव वाला जब देश कहते हैं, तो वो ब्राजील है। लेकिन ब्राजील के तरफ ही
एक जगह है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक जगह है, वो है पनामा नहर के पास स्थित है। ये जो है पनामा नहर के पास स्थित एक देश है, उनका नाम है कोस्टा रिका, और उन्होंने सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया है। सांप को पहचाना जाएगा, उसी ऐप से सांप को पहचाना जाएगा, और उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है कोस्टा रिका। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में स्थित है, पनामा नहर के पास। और पनामा नहर के बारे में अगर जानते हैं तो पनामा नहर का जो स्थापना हुआ था 1914 यानी कि 1914 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ था। 1914 ईस्वी में पनामा नहर का स्थापना हुआ था। उन्हीं के नजदीक में है ये देश कोस्टा रिका, और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में पड़ता है, बॉर्डर सीमा बनाती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? यह भारत में पुलिस के क्षेत्र में पुलिस को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। उनको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, यानी कि प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित होने वाले किस राज्य के पुलिस हैं? तो अभी सम्मानित जो किया गया ओडिशा पुलिस को और किसको? उत्तराखंड पुलिस को। इन दोनों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए जो है पुरस्कार दिया गया। उत्कृष्ट सेवा, समर्पण और वीरता के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अभी जो है भारत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भारतीय पुलिस को, किसी भी राज्य के पुलिस को ये दिया जाता है, तो ये भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है पुलिस को पुरस्कार देने वाला। यानी पुलिस को पुरस्कार देने के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किसे किया गया? ओडिशा और उत्तराखंड पुलिस दोनों को किया गया है। दोनों को जो है समर्पण, सेवा और सद्भाव, वीरता में भी जो है अच्छा चीज करने में, पुलिस को अच्छे अच्छे चीजों को करने के लिए, मतलब पुलिस को ये वीरता पुरस्कार, कहने का मतलब ये सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसको वीर, समर्पण और सेवा भाव रखने के लिए पुलिस को इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? अब आता है उड़ीसा का। जब हम लोग जानते हैं तो उड़ीसा के जो कौन है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी हैं, और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी हम लोग जानते हैं भुवनेश्वर है। जबकि हम लोग उत्तराखंड के बारे में पुष्कर सिंह धामी हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर, इनको भी जानते हैं। ये दोनों जो है बीजेपी की पार्टी से हैं। यहाँ पे दोनों पे बीजेपी पार्टी का सरकार है दोनों जगह, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के उत्तराखंड के जो है अभी चीफ मिनिस्टर हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस द्वितीय नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो आर्टेमिस द्वितीय जो है नामक मानव युक्त मिशन को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने जो चंद्रमा के निकट भेजा गया? ये किसने भेजा है? अमेरिका की जो एजेंसी है नासा। नासा का मतलब क्या होता है? नासा का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा ने भेजा है 50 वर्षों में पहली बार, 50 वर्षों के अंतराल पर यह पहली बार ये मानव युक्त मिशन जो है चंद्रमा के निकट भेजा गया है, और इसमें 4 यात्री सवार हैं और 10 दिन की यात्रा इन्होंने पूरा किया है। तो एजेंसी ने लॉन्च किया है, कहने का मतलब है इस मिशन को नासा ने लॉन्च किया है, और ये अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है नासा। बहुत फेमस एजेंसी है, विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी है नासा, फेमस एजेंसी में आती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जब बात करते हैं तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं अभी हैं ही डोनाल्ड ट्रंप। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो 45वां भी थे, अब 47वां भी है। 46वां जो बाइडेन थे वहां के राष्ट्रपति, लेकिन 47वां जब ये बने हैं तो विश्व में उथल पुथल मचा के रख दिए हैं। तो अब ये
इनका जो है बहुत सारा इनका जो एजेंडा है, ये परमाणु टेस्टिंग किसी देश को नहीं करने देंगे, ये पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा ये तेल पे कब्जा करने के दिमाग में है, फिराक में है। और तीसरा चीज जो है ये टेरिफ लगाते हैं, यानी कि टेरिफ बम छोड़ते हैं। और चौथा भी चीज है कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं मिला है, इसलिए और ज्यादा बेचारा उत्तेजित हो गए हैं। तो ये सब करेंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स था आप लोगों का। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच का 2026 का सारा इम्पोर्टेंट और जो है स्पेशल करेंट अफेयर्स आपको दिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का सपोर्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।